जी, राजेश हमारे साथ बने हुए हैं और ये अंतिम यात्रा की तस्वीर जिसमें कि तिरंगे में लिपटा उनका पार्थिव शरीर सेना के तीनों अंगों के जवान जो हैं वो उसे कंधे पर लिए अंतिम संस्कार के लिए लेकर आगे बढ़ते हुए, और वहां पर लोग, अगर आप पीछे देखें, वो तमाम लोग खड़े हैं, कईयों की आंखें नम हैं और लोगों के जहन से मनोहर पर्रिकर की वो तस्वीर नहीं जाती जब वो बहुत बीमार थे। बीते साल फरवरी में उनको पैनक्रियास के कैंसर से जूझना पड़ा और उसके बाद उसका पता चला और वो इलाज के लिए विदेश भी गए, देश के अलग अलग हिस्सों, मुंबई, दिल्ली में भी उनका इलाज हुआ, लेकिन उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई और ये सबको दिख रहा था। जिस तरीके से वो दुबले होते चले गए, कमज़ोर दिखने लगे थे, बाद में उनके नाक में पाइप लगी थी और ऑक्सीजन उनको लेना पड़ता था, लेकिन बावजूद इसके वो काम करते रहे और उनकी वो तस्वीर लोगों के जहन से नहीं जाती जब वो कमज़ोर से दिख रहे मनोहर पर्रिकर अपने मजबूत इरादों के साथ कह रहे थे, हाउस द जोश, हाई सर। तो ये मनोहर पर्रिकर की तस्वीर है। आखिरी वक्त तक लोगों की सेवा में लगे रहे। हमारे साथ प्रीति सोनपुरा लगातार मौजूद हैं। प्रीति, मुझे याद है शायद मैं कहीं पढ़ रहा था कि जो मनोहर पर्रिकर के मिनिस्टर हैं वो ये बता रहे थे कि जब वो अस्पताल में थे आखिरी के लम्हों में, तब भी वो उनके पास एक फाइल साइन कराने के लिए गए थे और मनोहर पर्रिकर ने उन्हें जैसे ही दरवाजे पर देखा, उन्हें अंदर बुलाया और उन्होंने तुरंत वो फाइल साइन की, जो कि आम लोगों से जुड़े हुए मसले से जुड़ी हुई एक फाइल थी। ये जज्बा दिखाता है कि आखिरी वक्त तक कैसे वो लोगों के लिए समर्पित रहे, काम करते रहे, और यही वजह है कि आज ये जनसैलाब। ये तस्वीरें बताती हैं जीवन में बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से शनिवार सुबह तक जो है वो काफ़ी एक्टिवली काम कर रहे थे। शनिवार शाम के बाद जो है उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई, काफ़ी क्रिटिकल वो हो गए। तो जो लोग, हमें कई सारे उनके जो मंत्री हैं वो मिले, उनके कैबिनेट के, उनका कहना था कि वो शनिवार सुबह तक काम कर रहे थे। शनिवार सुबह ही वो कुछ मंत्रियों को भी मिले थे और उन्होंने जो काम है उनका जायज़ा भी उनसे लिया था। अगर बात करें पर्रिकर जी की, तो कुछ ही दिन पहले, शायद मुझे लगता है कि 1 महीने पहले ही जो है उन्होंने पंजिम में एक फ्लाईओवर का उद्घाटन किया था। वो उनका आखिरी पब्लिक अपीयरेंस था जिसमें उन्होंने आकर जो है यहाँ पर जो है पंजिम के फ्लाईओवर का उद्घाटन किया था, क्योंकि पंजिम का जो फ्लाईओवर है वो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था और जाते जाते ही भी जो है उन्होंने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को ख़त्म किया। और इसके बाद में और एक कार्यक्रम में जब मिले थे, जब बीजेपी के कार्यकर्ताओं का एक प्रोग्राम था जिसमें उन्होंने हाउस द जोश कहा था और वो जो उनकी वीडियो क्लिपिंग थी वो काफ़ी वायरल हुई थी। तो समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो है अपने आखिरी पड़ाव तक जो है वो काफ़ी एक्टिव रहे। उनके कई सारे रिश्तेदार से हम बात कर रहे थे, उनके दफ्तर में काम करने वाले लोगों से बात कर रहे थे, तो उनका यही कहना था कि वो सुबह 6 बजे से ही जो है काम करना शुरू कर देते थे और जब तक सभी फाइलें क्लियर नहीं होती थी तब तक वो घर पर नहीं जाते थे। अंतिम सफर में वो भी शामिल हुए थे। अगर आप वो तस्वीरें जो इस वक्त हैं, हर मुश्किल काम को माफ़ी चाहूँगा, तस्वीरें जो हैं अगर वो बयां कर सकें, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये उनके बेटे हैं जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। संदेश जो है वो पर्रिकर साहब ने दिया। बहुत कितने लोग जो तस्वीरें हमारे आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पे आ रही है उसमें आप देख सकते हैं उनके बड़े बेटे जो है यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा उनके परिवार के लोग जो है फुट फुट कर रो रहे हैं। उनकी दोनों बहनें जो है काफ़ी रो रही है। इसके अलावा जो है उनके दोनों बेटे और उनका परिवार भी यहाँ पर मौजूद है। मनोहर पर्रिकर जो है उनको कई सारे लोग जो है जानते थे और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से गोवा की जनता भी जो है इस वक्त मीरामार बीच की तरफ उमटी हुई है और मनोहर पर्रिकर अमर रहे के नारे जो है यहाँ गोवा की जनता लगा रही है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से गोवा का जो बीच है वहाँ पर कई सारे लोग जो है, आम जनता यहाँ पर आई है अपने प्यारे नेता की एक झलक पाने के लिए। और इस वक्त जो है यहाँ पर अंतिम क्रिया की पूरी प्रक्रिया चल रही है। उनको आखिरी सलामी जो है अब से कुछ ही देर में दी जाएगी। उनका गमगीन परिवार जो है वो भी आप देख सकते हैं। प्रीति, एक बात बताइए, आपने लंबी पत्रकारिता की है गोवा में और वहाँ पर आप रही हैं, आपने सियासत को भी देखा है करीब से, मनोहर पर्रिकर को भी जाना है करीब से। क्या मनोहर पर्रिकर ने जो शून्य पैदा किया है गोवा की राजनीति में और गोवा की बीजेपी की राजनीति में, क्या उसे कोई दूसरा नेता भर पाएगा? अंतिम दर्शन के लिए जो
देखो यहाँ मैं एक जिक्र करना चाहूँगी कि जब मैंने 2 बार उनका इंटरव्यू किया है मनोहर पर्रिकर का, तो उनका साफ तौर पे यही कहना था कि मैं एक सामान्य इंसान हूँ और एक सामान्य इंसान से मैं एक मुख्यमंत्री बना हूँ, तो मुझे पता है कि लोगों की ज़िंदगी जो है, आम जनता की ज़िंदगी में किस तरीके से समस्याएँ आती है और मेरा काम एक ही है कि लोगों की समस्या जो है उसका जल्द से जल्द हल करना। और वो उनका यही अक्सर कहना था कि मुख्यमंत्री कुर्सी पे मैं बैठा हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं आम जनता के लिए बैठा हूँ। और वो अक्सर यही कहते थे कि इसीलिए शायद जो है आज भी मुझे गाड़ी में घूमना पसंद नहीं है कि जितना मुझे पसंद है स्कूटर पर घूमना। इसलिए वो अक्सर ये भी कहते थे कि इसीलिए जो है मैं अक्सर स्कूटर पे जाता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सकूँ। और यहाँ तक कि अगर मनोहर पर्रिकर जी की और एक बात कहे तो वो काफ़ी जो है सादगी भरा जीवन उन्होंने जिया है और जिस तरीके से जो है गोवा की राजनीति पे उन पर उनकी पकड़ रही है, तो कहीं ना कहीं जो है गोवा अक्सर ऐसा स्टेट रहा है जहाँ काफ़ी कम जो है सीटें हैं विधानसभा की। इसके कारण जब भी 3-4 एमएलए पार्टी छोड़ के चले जाते हैं तो कोई भी पार्टी सत्ता में हो तो वो जो है वो काफ़ी क्राइसिस में गोवा की गवर्नमेंट आ जाती है। लेकिन जो एक क्वालिटी जो थी जो मनोहर पर्रिकर में थी, वो ये भी कहा जाता है उनके बारे में कि वो क्राइसिस मैनेजर थे। इस तरह की सिचुएशन से कैसे बाहर आना है वो बखूबी वो जानते थे। और इस वक्त जो है गोवा की जनता जो है वो काफ़ी सारी इकट्ठा हुई है और यही जो जनता है जो अभी नारे लगा रही है कि मनोहर पर्रिकर अमर रहे। सुशांत। प्रीति, हम किसी भी शख्स की बात करते हैं, अलग अलग किरदार हैं। जैसे उन्होंने गोवा के मुख्यमंत्री का किरदार निभाया, उन्होंने देश के रक्षा मंत्री का किरदार निभाया, उन्होंने गोवा के विपक्ष के नेता का किरदार निभाया। लेकिन सबसे अहम किरदार जो होता है वो एक व्यक्ति के लिए उसके परिवार में जो उसका किरदार है वो भी होता है। और मैं चाहूँगा उसका जिक्र भी करें, क्योंकि साल 2000 में जब वो मुख्यमंत्री पहली बार बने उसके कुछ वक्त पहले ही उनकी पत्नी का देहांत हुआ और उस वक्त उनके दोनों बेटे टीनेजर अवस्था में थे। ऐसे में राज्य की जिम्मेदारी संभालने के साथ साथ उन्होंने इन दोनों बच्चों का भी जिस तरीके से ख्याल रखा, जिस तरीके से एक फैमिली मैन की भूमिका भी उन्होंने निभाई, अगर उसके बारे में भी आप कुछ बता सके। देखिए इसका जो मैं ज़रूर बताऊंगी। और इसकी शुरुआत जो हुई थी कि मापुसा में उनका जन्म हुआ था मनोहर पर्रिकर का, उसके बाद में जो है उनका स्कूल एजुकेशन जो है यहीं गोवा में मराठी मीडियम में हुआ था। उसके बाद में वो आईआईटी की पढ़ाई करने के लिए, इंजीनियरिंग करने के लिए बॉम्बे आए थे और बॉम्बे आईआईटी में जो है उनका एडमिशन हुआ था। और बॉम्बे आईआईटी में एडमिशन मिलना काफ़ी कठिन होता है क्योंकि काफ़ी आपके उसके लिए उसको 90% के ऊपर आपके अगर परसेंटेज है तो भी तभी जो है आपको यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है। तो उस दौरान जो है मनोहर पर्रिकर मुंबई के विलेपार्ले इलाके में रहते थे और उसी दौरान जो है उनकी पत्नी मेघा से उनकी मुलाकात हुई थी और दोनों के फिर लव मैरिज हुए थे। और साल 2000 में जब चुनाव होना था गोवा का, उससे कुछ ही दिन पहले जब पता लगा मनोहर पर्रिकर को कि अपनी पत्नी को जो है कैंसर है और वो लास्ट स्टेज में है, तो वो काफ़ी कठिन समय था उनके लिए। और वो उस समय से उसके बाद में जो है उनकी पत्नी का निधन हो गया, तो उस वक्त जो है उनके पास काफ़ी चैलेंजेस थे कि एक राजनीति जिंदगी थी और बीजेपी को जो है सत्ता में लाने का उनका ध्येय था। और इसी दौरान जो है उनकी पत्नी का निधन होना, दोनों बच्चे काफ़ी टीनेज थे, काफ़ी छोटे थे, कॉलेज में पढ़ते थे उस दौरान। तो उसके बाद में जो है उन्होंने जो है जब चुनाव हुआ तो 2001 में पहली बार वो मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री बनने के बाद ही जो है उन्होंने काफ़ी सारे काम गोवा में किए और लगातार जो है चौथी बार जो है वो मुख्यमंत्री बने रहे। और गोवा के इतिहास में ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री है जो 4 बार लगातार वो जो है मुख्यमंत्री पद के ऊपर रहे हैं। इसके अलावा जब एक बार जब उनकी सरकार चली भी गई थी तो उस दौरान भी जो है वो मायूस नहीं हुए थे। उन्होंने घर जाके फिर से एक बार प्रचार किया था और बीजेपी को फिर से एक बार जीत दिलाने में जो है उनकी बड़ी कामयाबी रही थी। और इसके बाद में जब डिफेंस मिनिस्टर बने और उसके बाद में गोवा में फिर से इलेक्शन हुआ, तभी जब गोवा के सभी एमएलए का यही कहना था कि हमें मुख्यमंत्री के लिए तो मनोहर पर्रिकर ही चाहिए। और उसके बाद फिर से वो जो है गोवा में आए और उन्होंने मुख्यमंत्री पद का पद जो है वो संभाला। अगर हम बात करें उनके दोनों बेटे की, तो उनके दोनों बेटे जो है वो उनकी जो एजुकेशन है जो अमेरिका से हुई है और उनका एक बेटा कुछ समय पहले ही जो है भारत लौटा है। और इसके बाद में अगर उनके परिवार में उनकी बहन भी है, भाई भी है, तो उनका परिवार जो है काफ़ी बड़ा परिवार है। इसके अलावा उनको गोवा के साथ साथ मुंबई को लेकर भी काफ़ी लगाव था क्योंकि जो उनका जो कॉलेज एजुकेशन जो हुआ है वो मुंबई में हुआ था और अपनी पत्नी से भी वो मुंबई में ही मिले थे। तो अक्सर जब भी मुंबई में आते थे तो विलेपार्ले इलाके में रहते थे। विलेपार्ले इलाके में उनके कई सारे दोस्त के घर पे रहते थे। मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी जो है जब मुंबई आते थे तो वो किसी होटल या गेस्ट हाउस में नहीं रहते थे बल्कि अपने मित्र के घर पे वो रहते थे। सुशांत।
लगातार हम आपको बता रहे हैं मनोहर पर्रिकर का वो जीवन काल, किस तरीके से उन्होंने अलग अलग किरदार निभाए और हर किरदार शानदार और अनुसरण करने लायक रहा है। जिस तरीके से उन्होंने, आपको याद होगा कल जब उनके निधन की खबर आई है, उसके बाद से विपक्ष के नेता हों या बीजेपी के नेता, हर किसी ने उनके बारे में जो बातें कही हैं उसमें एक चीज़ का जिक्र कमोबेश हर जगह था, वो ये था कि वो सच्चे राष्ट्रभक्त थे और इसी तरीके की सेवा उन्होंने देश के लिए की है, चाहे वो रक्षा मंत्री के तौर पर की हो या बतौर गोवा के मुख्यमंत्री के तौर पर की हो। प्रीति, मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूं, क्योंकि उनके जीवन पर संघ का बहुत बड़ा प्रभाव था और संघ ही था जिसने मनोहर पर्रिकर को गोवा में बीजेपी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी दी थी। आज इस अंतिम यात्रा में हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, राजीव प्रताप रूडी थे, रामदास अठावले थे, देवेंद्र फडणवीस थे। क्या संघ से भी कोई वहां पहुंचा है क्या? आरएसएस के नेता भी जो है लगातार 2 दिन से यहाँ गोवा में मौजूद है, वो लोग भी यहाँ पर आए थे। इसके अलावा जो है अगर बात करें तो 1985 से ही जो है मनोहर पर्रिकर आरएसएस से जुड़े हुए थे। तो जब वो मुंबई में जब कॉलेज एजुकेशन कर रहे थे तो उस दौरान ही वो जो है संघ की शाखा में जाते थे और संघ का जो उनका जो बैकग्राउंड है वो उनको पिता की तरफ से मिला था। उनके पिता भी जो है वो काफ़ी एक्टिव रहे हैं संघ में। और उसके बाद में अगर बात करें तो 1984 में जब संघ ने उनको ये जिम्मेदारी दी कि आरएसएस की शाखाएं बनाने की जिम्मेदारी उनको दी गई, तो उसके बाद में जो है उस वक्त वो अपना एक बिजनेस करते थे गोवा में। लेकिन जिस तरीके से उनको लगाव बढ़ता गया आरएसएस की तरफ से, उसके बाद उन्होंने अपना बिजनेस छोड़ दिया और वो जो है एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गए। और मैं तो ये कहूँगी कि ना सिर्फ बीजेपी को उन्होंने यहाँ पर बड़े पैमाने पे हर घर में उनकी जड़ बनाई है, बल्कि आरएसएस को गोवा में कामयाबी दिलाने में जो हाथ रहा है वो पर्रिकर का ही रहा है। सुशांत, ये भी देखिए ना प्रीति, जब हम चर्चा कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, और ये विडंबना ही है कि आज मनोहर पर्रिकर को अंतिम विदाई देने के साथ ही गोवा में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर भी जद्दोजहद चल रही है। लेकिन मनोहर पर्रिकर का कद क्या था गोवा की राजनीति में, उसको दर्शक इस लिहाज से भी समझ सकते हैं प्रीति कि बीजेपी के पास संख्या बल नहीं था। चुनाव के बाद मनोहर पर्रिकर को दिल्ली से गोवा भेजा गया और सरकार बन गई सिर्फ मनोहर पर्रिकर के नाम पर। निर्दलीय हो, चाहे महाराष्ट्रवादी गोवंतक पार्टी हो, दूसरे दल हो, वो सब जुड़ गए मनोहर पर्रिकर के नाम पर। और आज वो नाम नहीं है तो नितिन गडकरी को जद्दोजहद करनी पड़ रही है कि कैसे वो सरकार चल सके, बची रह सके। ये मनोहर पर्रिकर का करिश्मा था उस गोवा की सियासत में, जहां वो महाराष्ट्रवादी गोवंतक पार्टी को कमजोर करने गए और आज उसी के साथ मिलकर सरकार भी चला रहे थे। बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि सभी पार्टी और ख़ास करके निर्दलीय जो विधायक है, 3 निर्दलीय विधायक और गोवा गोवंतक पार्टी और महाराष्ट्र जो पार्टी है एमजीपी पार्टी है, उनको साथ में लाने में जो है मनोहर पर्रिकर का ही हाथ रहा है। क्योंकि ये जो 9 जो लोग उनके साथ जुड़े हैं, जो 9 अलग अलग पार्टी के विधायक उनके साथ जुड़े हैं, उनकी एक ही मांग थी कि अगर मनोहर पर्रिकर मुख्यमंत्री बनते हैं तभी वो गोवा में बीजेपी को सत्ता में लाने में उनको सपोर्ट करेंगे। तो इसी के कारण जो है डिफेंस मिनिस्ट्री का पद उन्होंने छोड़ा और फिर से वो गोवा में मुख्यमंत्री पद के तौर पे आए। तो लेकिन एक बात जरूर है कि हमेशा से जो है क्राइसिस मैनेजर के तौर पे वो उभर आए हैं और हमेशा से वो फाइटर रहे हैं। क्योंकि जब 1 साल पहले जब खबर आई थी कि वो काफ़ी उनको बीमारी है, कैंसर जैसी बीमारी से वो लड़ रहे हैं, उसी दौरान जो है कई बार कांग्रेस ने आरोप लगाए उनके ऊपर कि जो है उनको अपना मुख्यमंत्री पद छोड़ देना चाहिए। लेकिन पर्रिकर जी ने सबको बताया कि वो आखिरी सांस तक जो है वो काम करते रहे थे, आखिरी सांस तक जो है वो फाइलें क्लियर कर रहे थे और आखिरी सांस तक जो है उन्होंने मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं, तस्वीरें दर्शकों के लिए बयां कर दूं। सुरेश प्रभु को हम देख रहे थे, रामदास अठावले को देख रहे थे और अब नितिन गडकरी को आप देख रहे हैं स्क्रीन पर नमन करते हुए मनोहर पर्रिकर को। अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी वहां पर पहुंच गए हैं और अंतिम संस्कार अब से थोड़ी देर में होना। उसके पहले तमाम जो बड़े नेता हैं बीजेपी के माफ कीजिएगा, तमाम बड़े नेता जो हैं बीजेपी के वो वहां पर पहुंचे हैं और आखिरी बार अपने उस साथी को नमन कर रहे हैं जिन्होंने उनके साथ मिलकर पार्टी को आगे बढ़ाया, जिनके साथ उन्होंने लंबा वक्त बिताया, जिनके साथ काम किया पार्टी के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए। अमित शाह को आप देख रहे हैं आगे मौजूद और अब वो श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को थोड़ी देर पहले हमने देखा था जब उन्होंने श्रद्धांजलि दी थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मनोहर पर्रिकर से खास रिश्ता इस लिहाज से भी आप मान सकते हैं, अमित शाह को आप देख रहे हैं, वो खास रिश्ता आप इस लिहाज से भी मान सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बतौर पीएम पद का दावेदार अगर किसी बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री ने सबसे पहले उनका नाम आगे बढ़ाया था तो वो मनोहर पर्रिकर थे। जब नरेंद्र मोदी को 2014 के चुनाव के पहले प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया गया था तो वो जो बैठक थी वो भी पणजी में हो रही थी, यानी मनोहर पर्रिकर के सूबे में, और वहीं से प्रधानमंत्री का सफर आगे बढ़ा था, या कहिए नरेंद्र मोदी का सफर आगे बढ़ा था प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंचने तक। तो एक दूसरा कनेक्शन भी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मनोहर पर्रिकर का, एक खास जुड़ाव, एक खास लगाव या एक खास रिश्ता जिसे आप कह लीजिए। देवेंद्र फडणवीस को आप देख रहे हैं, वो भी वहां पहुंच गए हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। प्रीति, आप मानेंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मनोहर पर्रिकर का एक खास रिश्ता रहा है और शायद इसी वजह से नरेंद्र मोदी जब दिल्ली में पीएम की कुर्सी पर बैठे तो गोवा से मनोहर पर्रिकर को दिल्ली लेकर गए? क्योंकि दोनों ही नेताओं की जो शुरुआत जो हुई है वो आरएसएस से हुई है। दोनों ही नेता जो है वो आरएसएस के प्रचारक के तौर पर रहे, आरएसएस के लिए उन्होंने प्रचार और प्रसार का काम किया था। नरेंद्र मोदी जो थे वो गुजरात में काफ़ी एक्टिव थे और उसके बाद में वो पूरे देश भर में आरएसएस के लिए काम कर रहे थे। वैसा ही ठीक जो है मनोहर पर्रिकर के साथ में भी है। मनोहर पर्रिकर जो है वो गोवा में काफ़ी एक्टिव रहे, उसके बाद में वो भी जो है आरएसएस की शाखाओं को जो है उन्होंने कई सारी जगह फैलाई, खासतौर पर जो उन्होंने कर्नाटक, गोवा में जो है आरएसएस की शाखा फैलाने का काम किया। और दोनों ही नेता जो है आरएसएस से आगे आए थे, तो दोनों को एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। 84 से ही दोनों एक दूसरे को जानते थे और उसके बाद में ही जो है दोनों नेता जो है बाद में बीजेपी में आए और बीजेपी में जो है उन्होंने काफ़ी एक्टिव रोल अपनाया। और आज जो है इस तरह से कह सकते हैं कि दोनों ही नेताओं की जो राजनीतिक करियर है वो आरएसएस से ही शुरू हुई है। और यही एक कारण था कि जब प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी बने तब उस दौरान जो है उन्होंने गोवा से जो है मनोहर पर्रिकर का चयन किया। और एक बात यह भी है कि जब बीजेपी की जो मीटिंग हुई थी, जो अधिवेशन जो बीजेपी का हुआ था, उसमें मनोहर पर्रिकर ही वो एकमात्र बीजेपी के नेता थे जिन्होंने जो है प्रधानमंत्री पद के ऊपर जो है नरेंद्र मोदी का नाम का ऐलान किया था। ये बात जो है 2013 की है और 2013 में बीजेपी अधिवेशन में सबसे पहली बार जो नाम उभर कर आया था कि अगला पीएम अगर कोई होगा तो वो बीजेपी से नरेंद्र मोदी का होगा। उस वक्त नरेंद्र मोदी जो थे वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो उस दौरान जो है खुद जो नाम का जो ऐलान किया था वो मनोहर पर्रिकर ने किया था, क्योंकि दोनों जो है पुराने दोस्त रहे हैं, दोनों की राजनीतिक करियर भी एक ही समान रही है, तो इसलिए इसके कारण जो है दोनों का जुड़ाव भी काफ़ी रहा है। और मुझे याद है कि जब डिफेंस मिनिस्ट्री छोड़ने की जब बारी आई थी और फिर से एक बार नाम सामने आया था, जब गोवा में इलेक्शन हुआ था कि मुख्यमंत्री के तौर पर जो है मनोहर पर्रिकर का नाम आया था सामने, तब एक कार्यक्रम में जो है पीएम ने ये भी कहा था कि मेरे लिए ये जो है काफ़ी एक लॉस होगा कि मेरा एक कैबिनेट मंत्री जो है जो कैबिनेट से बाहर जाकर किसी स्टेट में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं दोनों की मित्रता काफ़ी थी, दोनों की राजनीतिक करियर एक समान रही है। सुशांत। प्रीति, मैं चाहूँगा थोड़ा हम दर्शकों को वहाँ जो इस वक्त अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हुई है उसकी आवाज़ भी सुनाएं दर्शकों को और वहाँ जो हो रहा है वो दिखाएं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया वहां आगे बढ़ती हुई तमाम लोग, और अगर आपने गौर किया हो जब हम प्रीति से चर्चा कर रहे थे तो हमने तस्वीर दिखाई थी कि पीछे यहाँ आगे जो लोग हैं वो नेता हैं, परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, खास लोग हैं, मंत्रीगण हैं, लेकिन पीछे अगर आपने गौर किया होगा तो वहाँ पर जो आम जनमानस है वो बड़ी संख्या में था और वहाँ महिलाएं बड़ी संख्या में खड़ी थी जिनमें से कईयों की आंखें नम लग रही थी। तो ये उस बेटे के लिए भी प्यार है। कई बुजुर्ग महिलाएं थी,
उस बेटे के लिए भी प्यार है, गोवा के उस बेटे के लिए जिसने गोवा को एक नए मकाम तक पहुंचाया, गोवा को टूरिस्ट हब बनाया, गोवा को सुरक्षा के लिहाज से एक सुरक्षित जगह बनाया जहां कोई भी आ सकता है, कोई भी। आपने अगर तमाम खबरें सुनी होंगी तो ये ज़रूर सुना होगा कि गाहे बगाहे कभी आपके पास खबर आई होगी कि गोवा में जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको लेकर कोई बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई हो। तो गोवा में वो शांति स्थापित रखना, देर रात तक लड़के लड़कियां आराम से घूम सकें, उसकी जिम्मेदारी एक मुख्यमंत्री के तौर पर निभाना, ये भी एक बड़ी बात होती है कि रहने के लिए, जीने के लिए एक बेहतर माहौल देना, वो मनोहर पर्रिकर ने दिया वहाँ के लोगों को। और इसीलिए आज जब वो जा रहे हैं, आखिरी सफ़र है उनका, तो लोग भी उनको अपने तमाम दूर दूर के इलाकों से आकर, घरों से आकर उन्हें ये आखिरी विदाई दे रहे हैं, उन्हें नम आंखों से अलविदा कह रहे हैं। तस्वीरें हम देखते हुए वहाँ पर गोवा में जिस तरीके से पणजी में अंतिम संस्कार मनोहर पर्रिकर का, और उनके बेटे को आप देख रहे हैं, वो जो चश्मे में आपको दिख रहे हैं वो उनके बेटे हैं। इसी तिरंगे में उनका पार्थिव शरीर लिपटा था, लेकिन चूंकि अब अंतिम संस्कार होना है इसलिए तिरंगे से उनका शरीर जुदा किया गया है और अब अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ेगी, शुरू होगी। लेकिन प्रीति, जब हम मनोहर पर्रिकर के तमाम जीवन के आयामों का जिक्र कर रहे हैं तो क्या हम इसको भूल सकते हैं कि किस तरीके से सोशल इंजीनियरिंग उन्होंने दिखाई। संघ पर एक आरोप अमूमन ये लगता है कि हिंदूवादी संगठन है, लेकिन उसी संगठन से आकर गोवा में चर्च को साथ लेकर चलना, माइनॉरिटीज़ को साथ लेकर चलना, क्या ये मनोहर पर्रिकर की खासियत नहीं थी? और किस तरीके की सोशल इंजीनियरिंग वहाँ पर उन्होंने स्थापित की, अगर उसके बारे में आप बता सकें। देखिए, अक्सर ये आरोप लगता रहा है आरएसएस के ऊपर, लेकिन मनोहर पर्रिकर के बारे में मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर गोवा राज्य की बात करें तो यहाँ जितनी संख्या हिंदुओं की उतनी संख्या जो है यहाँ क्रिश्चियन लोगों की भी है। तो क्रिश्चियन लोगों को भी वो साथ में लेकर चलते थे और यहाँ तक कि कई बार जो है यहाँ जितने भी चर्च में प्रोग्राम होते थे उनमें जो जाते थे। और आज जब उनके अंतिम संस्कार में जहाँ पर जो है कई बड़े मात्रा में क्रिश्चियन और मुस्लिम समुदाय के लोग भी इसमें शामिल हुए हैं और यहाँ तक कि जो है जो चर्च के फादर है वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। तो वो सभी समाज के लोगों को, सभी संप्रदाय के लोगों को एक साथ लेकर चलने वाले नेता थे और कभी उन्होंने ये जात पात का जो भेदभाव है कभी उन्होंने रखा नहीं। और ना सिर्फ इतना ही बल्कि कई कार्यक्रम ऐसे थे जिसमें हमने देखा था कि वो चर्च में भी कोई कार्यक्रम हो, क्रिसमस के दिन भी वो जाते थे वहाँ पर, चर्च के मास में भी वो शामिल होते थे। तो एक तरीके से बात कर सके मैं कहना चाहूँगी कि मनोहर पर्रिकर ने जो है कभी धर्म का भेदभाव कभी नहीं रखा है। वो किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में जाते थे, लोगों से मिलते थे और यहाँ तक कि उनकी जो विधानसभा की जो सीट रही है, ये तो जो है इसके बारे में तो यही कहा जाता है कि वहाँ पर जो है क्रिश्चियन समुदाय के लोगों की संख्या ज़्यादा है वोटर्स के तौर पे, लेकिन उसके बावजूद भी वो लगातार जो है वहाँ से जीत कर आते थे। सुशांत, तस्वीरें अभी भी दर्शकों के सामने, दोनों बेटे वहाँ पर मौजूद, मनोहर पर्रिकर के, उत्पल पर्रिकर और अभिजात पर्रिकर, साथ ही जो भाई हैं मनोहर पर्रिकर के, अवधूत पर्रिकर, वो भी वहाँ पर मौजूद, बहन उनकी वहाँ पर हैं, परिवार उनका वहाँ पर मौजूद, वो परिवार जो खून के रिश्ते के तौर पर है और वो परिवार जो उनके राजनीतिक करियर की वजह से बना, यानी गोवा के लोग, गोवा के आम लोग, भारत के आम लोग और उनके सियासी करियर में उनके साथ जुड़े लोग। ये दोनों उनके बेटे आप देख रहे हैं, उत्पल और अभिजात। प्रीति हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ वहां से बनी हुई हैं, मीरामार बीच से, जहां पर यह अंतिम संस्कार हो रहा है। प्रीति, जब आप मनोहर पर्रिकर को समझ रहे हैं थोड़ा और करीब से उनके इस आखिरी यात्रा के दौरान, क्या ये कहना गलत होगा कि जिस तरीके से वो कई मायनों में अलग थे, चाहे उनकी सादगी हो,
उनका सरल स्वभाव हो, और साथ ही इस बात के लिहाज से भी कि जो भीड़ करती थी उससे वो अलग होते थे। ये उनके बेटे को आप देख रहे हैं जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं, और उनके भाई भी वहाँ पर मौजूद। मैं ये पूछ रहा था प्रीति कि जो उनका बिल्कुल भीड़ से अलग चलने का स्वभाव था, जिसमें एक छोटा उदाहरण दे रहा हूँ कि 13 तारीख जो होती है, 13 नंबर, उससे लोग थोड़ा घबराते हैं, अशुभ मानते हैं। लेकिन चूंकि मनोहर पर्रिकर का जन्मदिन 13 दिसंबर का है, उसी 13 को वो लकी मानते थे। अपनी गाड़ी का नंबर भी वो 1313 यानी 1313 रखते थे, क्योंकि उनके लिहाज से वही उनके लिए शुभ था। बिल्कुल, क्योंकि वो हमेशा ये मानते थे कि कोई भी नंबर जो है लकी अनलकी नहीं होता है, कोई भी दिन ऐसा नहीं होता है कि वो अनलकी है। वो हमेशा से ये मानते थे कि भले ही 13 नंबर जो है बाकी लोगों के लिए अनलकी है, लेकिन मेरे लिए तो काफ़ी लकी है, इसलिए वो अपनी गाड़ी का नंबर भी जो है 13 रखते थे। इसके अलावा एक किस्सा मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि ये किस्सा जो है करीब 3 साल पुराना है। जब मनोहर पर्रिकर जो है वो स्कूटर से जा रहे थे, तो उस दौरान जो है उनके आगे एक गाड़ी चल रही थी। उस गाड़ी ने जो है एक ऑटो रिक्शा वाले को टक्कर मार दी थी। तो जब उन्होंने ये देखा कि इस तरीके का एक एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पर, तो उस गाड़ी में से एक लड़का बाहर निकला और उसने कहा कि मैं पुलिस वाले का जो हूँ बेटा हूँ। तो उस दौरान जो है पर्रिकर जी ने कहा कि अगर तुम पुलिस वाले के बेटे हो तो मैं गोवा का मुख्यमंत्री हूँ। तो आप समझ सकते हो कि उनकी सादगी किस तरीके की थी कि वो खुद स्कूटर पे जा रहे थे और इस तरीके से जा रहे थे कि किसी को पता भी नहीं था कि गोवा के मुख्यमंत्री जो है स्कूटर पर जा रहे हैं। उनके साथ कोई भी कॉन्वॉय नहीं था, वो अकेले ही स्कूटर पे जा रहे थे। तो कई बार ऐसा होता था कि मनोहर पर्रिकर जो है अपना स्कूटर या साइकिल लेकर जो है सवेरे सवेरे निकल जाते थे। कई बार जो है वो मीरामार बीच के ऊपर जो है वॉक करने के लिए सुबह में चले जाते थे। कई बार बैडमिंटन खेलते हुए भी लोगों को दिखते थे। कई बार फुटबॉल टूर्नामेंट में भी वो हिस्सा लेते थे। सुशांत, और तस्वीरें मैं बयां कर दूं दर्शकों के लिए प्रीति, बाईं तरफ आप जिनको देख रहे हैं, जिनके हाथ में इस वक्त पानी दिया गया है, वो उत्पल पर्रिकर हैं, मनोहर पर्रिकर के बड़े बेटे। और दाहिनी तरफ आप जिन्हें देख रहे हैं वो अभिजात पर्रिकर हैं, मनोहर पर्रिकर के छोटे बेटे। दोनों बेटे इस वक्त वहाँ मौजूद, और आखिरी वक्त में मनोहर पर्रिकर अपने बेटे के घर पर ही थे जहाँ उन्होंने अंतिम सांस ली। पूरा परिवार मौजूद और दोनों बेटे वहाँ पर मौजूद। अब उनका पार्थिव शरीर जो है वो उस चिता की तरफ ले जाया जा रहा है जहां उन्हें मुखाग्नि दी जाएगी और पंच तत्व में विलीन हो जाएगा गोवा का ये बेटा, देश का ये सपूत। चप्पल भी है। हाँ। मनोहर गोपाल कृष्ण प्रभु पर्रिकर, 63 साल की उम्र में मनोहर पर्रिकर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। ये उनके अंतिम कुछ लम्हे, जब पंच तत्व में विलीन होने से पहले उनके करीबी, उनके रिश्तेदार, गोवा के लोग, देश के लोग उन्हें आखिरी बार देख पा रहे हैं। और वो यादों में हमेशा जिंदा रहेंगे। शरीर नहीं होगा लेकिन यादें हमेशा रहेंगी मनोहर पर्रिकर की। और इसीलिए नम आंखों से विदाई के साथ वो यादें लोगों के जहन में इस वक्त उमड़ रही होंगी जो उन्होंने उस मनोहर पर्रिकर के साथ गोवा में पल बिताए, जिन्होंने पहली बार 1991 में नॉर्थ गोवा से चुनाव लड़ा और हार गए। लेकिन उसके बाद ये तस्वीरें देखिए, उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी।
प्रीति, चूंकि आप वहीं पर हैं, अगर आप बयां कर सकें इस वक्त जो आप देख पा रही हैं और साथ ही जो महसूस कर पा रही हैं। यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में जो है गोवा की जनता जो है इस वक्त यहाँ मौजूद है। आप देख सकते हैं किस तरीके से समंदर किनारे पे जो है लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए। मंत्रोच्चार जो है यहाँ पर इस वक्त शुरू है और आखिरी सलामी जो है यहाँ दी गई है और अब से कुछ ही देर में जो है उनको मुखाग्नि दी जाएगी और उनके बाकी की क्रिया जो है यहाँ पर की जाएगी। इस वक्त जो है यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। ना सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता बल्कि उनके परिवार के अलावा जो है पूरी गोवा की जनता जो है इस वक्त यहाँ पर आई है और मंत्रोच्चार यहाँ पर किया जा रहा है। उसके बाद में मुखाग्नि दी जाएगी। सुशांत। मनोहर पर्रिकर की अंतिम यात्रा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पणजी जी के मीरामार बीच से, जहां पर अब उन्हें थोड़ी देर में मुखाग्नि दी जाएगी। उनके दोनों बेटे वहां पर, अभिजात और उत्पल, दोनों वहां पर मौजूद हैं। साथ ही मनोहर पर्रिकर के भाई वहां पर मौजूद, परिवार के बाकी सदस्य वहां पर मौजूद। अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, नितिन गडकरी, रामदास अठावले, राजीव प्रताप रूडी, तमाम बीजेपी के नेता वहां पर मौजूद। आरपीआई के नेता रामदास अठावले वहां पर मौजूद और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थोड़ी देर पहले उस कला अकादमी में अंतिम सफर के पहले श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे मनोहर पर्रिकर को और मनोहर पर्रिकर के परिवार से उन्होंने बातचीत की थी। दुख के इस पल में कैसे देश उनके साथ खड़ा है, पार्टी उनके साथ खड़ी है, गोवा उनके साथ खड़ा है, इसकी सांत्वना दी थी, क्योंकि ऐसे वक्त में आप सिर्फ साथ खड़े होने का साहस ही दे सकते हैं। और ये वो लोग जो एक झलक, आखिरी झलक पा लेना चाहते हैं मनोहर पर्रिकर की। मनोहर पर्रिकर की इच्छा शक्ति की हम बात कर रहे थे प्रीति, और मुझे लगता है इसका भी जिक्र होना चाहिए कि कैसे उन्होंने गोवा में जब माइनिंग को लेकर रिपोर्ट आई, इलीगल माइनिंग को लेकर, तो उन्होंने राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाते हुए उस पर भी रोक लगाई। इसका भी अगर जिक्र कर सकें आप। देखिए, अगर हम बात करें तो जो माइनिंग्स जो है वो बहुत बड़ा बिजनेस है और रेवेन्यू जनरेशन में जो है सेकंड मोस्ट बिजनेस माना जाता है गोवा का। तो सबसे ज़्यादा जो इनकम जो होती थी वो गोवा की वो माइनिंग्स की होती थी। लेकिन पिछले 4 साल में जो है जिस तरीके से माइनिंग्स बंद है, तो लगातार कई सारे मोर्चे निकलते रहे कि ये माइनिंग्स जो है वो फिर से शुरू करनी चाहिए। लेकिन उन्होंने अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई और उन्होंने जो है माइनिंग्स के खिलाफ जो है कार्रवाई की, क्योंकि जिस तरीके से इलीगल माइनिंग्स जो चलती थी गोवा कर्नाटक बॉर्डर के ऊपर, वो सभी इलीगल माइनिंग्स को उन्होंने बंद करा दिया। और साथ में ही जब ये केस पूरा सुप्रीम कोर्ट में गया तो उस दौरान भी जो है उन्होंने ये फैसला दिखाया कि नहीं, माइनिंग्स जो है इलीगल जो चल रही है उसको बंद करना चाहिए। तो इस तरीके की इच्छा शक्ति उन्होंने दिखाई थी। और एक दूसरी बात ये भी है कि जो एक दूसरा जो पहलू जो हमें इतने सालों में मनोहर पर्रिकर का देखने को मिला है वो एक ये है कि उनका विज़न, वो बहुत दूर की सोचते थे। और एक बात ये है कि जब तक वो
मुख्यमंत्री रहे तब उन्होंने कई सारे रोजगार ऐसे शुरू किए जिसके कारण जो युवा वर्ग है उसको जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बहुत सारे जो है इंडस्ट्रीज वो यहाँ पर लाए, जैसे कि स्मॉल स्किल्स इंडस्ट्री वो यहाँ पर लेकर आए। इसके अलावा जो है यहाँ काजू की खेती बहुत होती है, तो काजू को लेकर भी जो है उन्होंने कई सारे छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स शुरू करने का जो है उन्होंने बढ़ावा दिया। और साथ में ही उन्होंने जो है यहाँ पर टैक्स रिलीफ के पैकेज भी वो लेकर आए, जिसके कारण जो है यहाँ पर कई सारे जो बाहर की कंपनियां आए वो यहाँ पर अपने रोजगार शुरू करें। इसके अलावा उनकी दो स्कीमें ऐसी थी जो लोगों को बेहद पसंद आती थी। एक तो वो थी जो यंग जनरेशन के लिए जो उन्होंने बनाई थी, उसमें एक थी कि जो यंग जो लोग हैं, जो ग्रेजुएट जो होते हैं, उनको तुरंत ही नौकरी दिला सके, उस तरह की एक योजना है जो लोगों को काफ़ी बेहद पसंद है। इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने सरकारी नौकरी में भी प्राधान्य रखा कि महिलाओं को जो है प्रायोरिटी दी जाए। तो आज भी जब हम देखते हैं गोवा में तो महिलाएं जो है बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर नौकरी करती है, तो इसका जो श्रेय जाता है वो कहीं ना कहीं मनोहर पर्रिकर को ही जाता है। इसके अलावा जो है यहाँ पर जो है कई सारे इश्यूज जो यहाँ के लोगों के थे, उन कई सारे लोगों की ये भी शिकायत रहती थी कि जो बाहर के जो टूरिस्ट आते हैं वो यहाँ पर गोवा को गंदा कर देते हैं, गोवा को काफ़ी अस्वच्छ बना देते हैं, क्लीनलीनेस के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। तो इसके ऊपर भी जो है पर्रिकर ने काफ़ी काम किया और सबसे पहला जो उन्होंने काम किया था, जो गोवा के जो जितने भी समंदर हैं उनको साफ सफाई का अभियान उन्होंने आज से 12 साल पहले ही वो काम शुरू कर दिया था। तो कहीं ना कहीं ये सारी जो काम है जो शुरू किए गए उसका जिक्र जो है हमें इस वक्त करना ही चाहिए। और इस वक्त जो मैं दिखाना चाहूँगी कि जो है यहाँ पर जो वीडियो स्क्रीन के ऊपर जो दृश्य दिख रहे हैं उसमें जो है मंत्रोच्चार जो है शुरू हो गया है और अब से कुछ ही देर में जो है उनके पार्थिव शरीर को जो है अग्निदाह दिया जाएगा।